हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इंट्रोडक्शन जाना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के बारे में जानेंगे। पहले तो जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो पहले तो इसका बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं जिसकी मदद से आप समझ सकते हो गैल्वेनिक सेल कैसे लोग बनाने के बारे में सोचे होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो एक कंटेनर लिया गया और इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा गया। किसका सोल्यूशन भरा गया? कॉपर सल्फेट का। और इसके अंदर जिंक का रड डाल दिया गया। इसके अंदर किसका रड डाल दिया गया? जिंक के रड डाल दिया गया। ठीक है, तो क्या देखा गया? पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉपर सल्फेट है तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा? कॉपर +2 आयन रहेगा। और कॉपर +2 आयन का कलर होता है ब्लू। तो इस सॉल्यूशन कैसा नज़र आएगा? आपको ब्लू कलर का नज़र आएगा शुरुआत में। ठीक है, और एक बात और याद रखना है कि जिंक जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, है ना। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी देखा जाए तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो जिंक क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन हम लूज करें, और कॉपर को इसको क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सडनली कुछ ना कुछ रिएक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर ये रिएक्शन अपने आप होता है, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो कल हम लोग पढ़े थे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। अब देखिएगा, इसमें रिएक्शन जब हुआ अपने आप तो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया? ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, और इस सॉल्यूशन का कलर भी थोड़ा बदल गया, और जिंक रड जो था ना वो थोड़ा लाइटर होता गया। ठीक है, तो जिंक रड लाइटर होता गया मतलब क्या हुआ? जिंक रड का मास थोड़ा कम होता हुआ गया होगा। इसका मतलब जिंक कहीं ना कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा। और जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो भी थोड़ा फेड करने लगा, थोड़ा कम उसका इंटेंसिटी होता गया, मतलब कॉपर +2 आयन का संख्या कम हुआ होगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा मतलब रिएक्शन के दौरान कुछ न कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हुआ इस कंटेनर में कैसे मालूम चला? जिंक का थोड़ा मास कम हो गया, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो थोड़ा उसका फेड या इंटेंसिटी कम हो गया, और इस कंटेनर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। तो हम लोग को पता चल गया कि जब भी जिंक रड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कुछ न कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, और साथ में कुछ हीट भी इवॉल्व होगा, जिसके वजह से टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। ये रिएक्शन अपने आप हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और एक ऐसा रिएक्शन है डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। डायरेक्ट कहने का मतलब दोनों एक ही साथ एक ही कंटेनर में रखा हुआ है, इसलिए इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। अब समझते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। हो सकता है कि जिंक जो होगा वो Zn+2 में बदल गया होगा और सॉल्यूशन में आकर के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ होगा? जिंक रड का मास थोड़ा कम हुआ होगा और ये लाइटर होता गया होगा। दूसरा बात क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया जिंक, है ना, यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2, कॉपर सल्फेट मीन्स क्या होगा? जब भी ये सॉल्यूशन के अंदर रहेगा तो किस आयन में ब्रेक हो जाएगा? कॉपर +2 और SO4-2 आयन में। और एक कॉपर +2 आयन जो सॉल्यूशन में है वह 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से दिया हुआ ले लेगा, रिसीव कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद एक कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। मतलब कॉपर +2 जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था सॉल्यूशन में, वो धीरे धीरे कॉपर में बदला। कॉपर में बदला मतलब ब्लू कलर सॉल्यूशन में धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। और ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक ही कंटेनर में हो रहा है तो दोनों का नेट अगर रिएक्शन निकालेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, तो क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन में? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 और साथ में क्या AQ हो जाएगा। ठीक है, और Zn+2 AQ और कॉपर सॉलिड, है ना। अब ये रिएक्शन हुआ इस कंटेनर में। ठीक है, और साथ में कुछ हीट निकला होगा कुछ,
और साथ में हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा जिसके वजह से इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन जो ये हीट के फॉर्म में जो एनर्जी निकला, क्या आप उसका यूज कर पाए? वेस्ट हो गया ये हमारे लिए एनर्जी। अगर ये एनर्जी हमारे लिए वेस्ट हो गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं। और इसी को हमको किस में बदलना था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहीं से बेसिक आइडिया मिला गैल्वेनिक सेल बनाने का। ठीक है, कि कुछ ऐसे रिएक्शन अपने आप होते थे, ठीक है, जिसके दौरान कुछ न कुछ केमिकल एनर्जी इवॉल्व होता था। उस केमिकल एनर्जी को हम लोग सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर पाते थे और यही सही केमिकल एनर्जी को गैल्वेनिक सेल की मदद से हम लोग किस में बदलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल कैसे डेवलप हुआ होगा कुछ आइडिया आपको हमने दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पर देखिएगा एक्चुअली गलती कहाँ पे हो रहा था। उस कंटेनर में इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रिलीज भी हो रहा था, जिंक दे रहा था इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2 इस इलेक्ट्रॉन को जिंक दिया और कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को लिया, कॉपर +2 लिया। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज हो गया। चार्ज का मूवमेंट तो नहीं बना। जब भी आप पढ़े होंगे करंट क्या होता है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्ज फ्लो ही नहीं किया तो करंट तो बनेगा नहीं। अब हम लोग को यही रिएक्शन, जो पिछला रिएक्शन था ना, अगर उसको हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें इवॉल्व हुआ उस इलेक्ट्रॉन को अगर मोशन में ला दें, है ना, मोशन में ला दे तो करंट बन सकता है। ठीक है, करंट बन सकता है और करंट बन जाएगा तो हम लोग केमिकल एनर्जी को किस में यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही बेसिक आइडिया है गैल्वेनिक सेल को बनाने में। जो हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है। पहले तो याद रखना है गैल्वेनिक सेल में होता क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का केमिकल एनर्जी को हम लोग किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये रिएक्शन कैसा होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस होता है। अभी भी इस चीज़ को बताया गया था। ठीक है, अब याद रखिएगा गैल्वेनिक सेल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, हमेशा लेफ्ट साइड होगा। ये कोई ऐसा नियम नहीं है, ये बस परंपरा या समझ लीजिए कि ये एक पार्ट हो गया इसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। ये IUPAC का है फंडा। ठीक है, कि जो हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रहेगा वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट जो गैल्वेनिक सेल का होता है वो होता है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल हमेशा राइट में होगा। ठीक है, ये इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस IUPAC का है ना। और तीसरा पार्ट होता है इसका सॉल्ट ब्रिज, है ना, सॉल्ट ब्रिज। और ये 3 पार्ट हो गए गैल्वेनिक सेल का, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज, जिसको डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। अब याद रखना है कि जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल है ना, तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल का एक फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है? डैनियल सेल। डैनियल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैल्वेनिक सेल बनाया बाय यूजिंग जिंक एंड कॉपर, है ना, बाय यूजिंग जिंक एंड कॉपर, इसलिए इसका जिंक कॉपर सेल भी बोला जाता है। तो ये दोनों वर्ड को याद रखेंगे। डैनियल सेल का गैल्वेनिक सेल का कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बताओगे आप? डैनियल सेल भी बोल सकते हो या जिंक कॉपर सेल भी बोल सकते हो। एक्चुअली हमारे NCERT या बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चन डैनियल सेल पे ही पूछे जाते हैं, इसलिए डैनियल सेल को ही समझते हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे बस कुछ देर के बाद। पहले जान जाते हैं गैल्वेनिक सेल का पहला पार्ट होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा? पहला तो जानना चाहिए आदमी को। ऑक्सीडेशन हाफ सेल नाम से ही लग रहा है कि इस हाफ सेल में क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि इस हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होने वाला है? ऑक्सीडेशन। और ये हमेशा कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट साइड में रहेगा। सेल के हमेशा लेफ्ट साइड में अकॉर्डिंग टू IUPAC। और याद क्या रखेंगे कि अगर डैनियल सेल की बात करें तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम लोग किसका रड रखने वाले हैं? जिंक का रड लेंगे और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको डीप किया जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? रिडक्शन हाफ सेल।
रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल है लेकिन रिडक्शन है, लेकिन इस रिडक्शन है इसलिए इस हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होने वाला है? रिडक्शन। तो याद रखेंगे रिडक्शन, हाफ सेल में रिडक्शन होगा और ये हमेशा किस साइड में रहेगा? राइट साइड में रहेगा। अगर डैनियल सेल की बात करें तो रिडक्शन हाफ सेल में कौन सा रड रहता है या कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा? कॉपर। और सॉल्यूशन जो कंटेनर में रहेगा वो कॉपर सल्फेट का रहेगा। तो अगर जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करोगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और कॉपर का रड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करोगे तो इस गैल्वेनिक सेल का ही नाम हम लोग क्या देंगे? इस गैल्वेनिक सेल का ही नाम हम लोग क्या रखेंगे? डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल से स्टार्ट करते हैं। चलिए डैनियल सेल के बारे में स्टडी करते हैं। अभी हमने पढ़ा था डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? दो कंपार्टमेंट होगा या सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल जिसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा। और हर एक हाफ सेल में एक एक मेटल का इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, रड होगा, इलेक्ट्रोड का मतलब रड आप मान सकते हो, ज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक का रड डाला गया और इस कंटेनर में सॉल्यूशन जिंक सल्फेट भरा गया और आपका रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर का रड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया गया। ठीक है, तो इस गैल्वेनिक सेल का नाम हम लोग क्या रखेंगे? डैनियल सेल। याद रखिएगा इलेक्ट्रोड के रूप में अगर जिंक कॉपर यूज होगा तो इसका नाम डैनियल सेल या इसको जिंक कॉपर सेल भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या रिएक्शन हुआ होगा, है ना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या रिएक्शन होने के चांसेस हैं और रिडक्शन हाफ सेल में क्या रिएक्शन होने के चांसेस हैं, है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पर जिंक का रड है ना, तो यहाँ पर जिंक के बहुत सारे एटम भी होंगे और जिंक जो होता है ना, एक चीज़ याद रखना है कि जिंक जो होता है वो रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। जिंक जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखेंगे, है ना। अब देखिएगा, अब देखना क्या है कि जिंक जो रहेगा ना वो किस में बदलेगा? Zn+2 में बदलेगा। ठीक है, और कहाँ पे आ जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। जैसे जैसे जिंक का एटम जो जिंक रड में है वो जैसे जैसे Zn+2 में बदलेगा, ठीक है, और साथ में क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो रिएक्शन नीचे में लिख दे रहे हैं। जिंक क्या हुआ? सॉलिड फॉर्म में रड के फॉर्म में था, लेकिन रिएक्शन के दौरान ये Zn+2 में बदल करके सॉल्यूशन में चला गया और दो इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Zn+2 में बदल के तो सॉल्यूशन में आ गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी रड पे रह गया। अगर इलेक्ट्रॉन इस रड पे जमा होगा बहुत सारा, ठीक है, तो ये कैसा चार्ज रड हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज रड होगा और इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? एनोड। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो भी रड रहेगा उसका नाम क्या होगा? एनोड। और उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप? निगेटिव साइन से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक Zn+2 में बदलेगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिससे इसको निगेटिव बनाएंगे, इसलिए इसको निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में आप बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरे कंटेनर में देखते हैं क्या है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर रड है ना। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कौन से आयन बनेंगे? Cr+2 आयन बनेंगे और साथ में सल्फेट आयन भी बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इधर गौर से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो इस रड पे है धीरे धीरे वायर के सहारे किधर आ जाएगा बाबू? इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आ जाता है, ठीक है, तो ये कौन से आयन को अट्रैक्ट करेगा? एक खुद निगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और Cr+2 इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में बदल जाएगा? कॉपर में। किस में बदलेगा? कॉपर में। तो रिएक्शन देखते हैं रिडक्शन हाफ सेल पे क्या होगा। Cr+2 जो पहले से सॉल्यूशन में है दो इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा? कॉपर में। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा? कॉपर के एटम या कॉपर के पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ से जिंक क्या होगा? Zn+2 में बदल करके सॉल्यूशन में जाएगा।
तो ये दोनों रड में क्या डिफरेंसेज आएगा रिएक्शन के बाद? पहला डिफरेंसेज आएगा कि जिंक का रड जो होगा वो थिन होता जाएगा। क्यों होता जाएगा थिन? क्योंकि जिंक के एटम सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ कॉपर का रड जो है ना वो थोड़ा थिक होता जाएगा। थिक क्यों होगा? क्योंकि जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 है वो कॉपर में बदल करके यहाँ पर जा करके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसलिए इसका रड जो होगा वो हैवी होगा और इसका रड जो है वो लाइटर होता जाएगा रिएक्शन के बाद। ठीक है, अब देखो कोई पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में कहाँ होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड होता है या जिंक टू कॉपर होता है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसका होता है? करंट का। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा बाबू? कॉपर से जिंक या कैथोड टू एनोड। इस पॉइंट को भी याद रखना है। अब देखते हैं पिछला जो हमने आइडिया लिया था उसमें हुआ क्या था? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो चार्ज का मोशन या करंट था वो नहीं बन रहा था। लेकिन यही स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को हमने क्या किया? इनडायरेक्ट वे से किया। कैसे किया बाबू? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स का मतलब जानते हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है इसलिए, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है, और दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कैसा है? इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है ना। पहले क्या था? डायरेक्ट था। तो डायरेक्ट में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ जिसके वजह से करंट नहीं बन पाया। लेकिन यहाँ पर जब इनडायरेक्ट वे से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाया गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और करंट भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सेल हो गया डैनियल सेल। ठीक है, लेकिन ये अभी ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं रहे, ठीक है, तो ये तो सिंगल ऐसे रहेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो पहले तो जान जाते हैं कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल का जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बिना आपका डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल अच्छे से काम नहीं करेगा या काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज को ध्यान से समझना है, और साथ में ये भी याद रखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़ा हुआ सभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। सॉल्ट ब्रिज जैसा कि डैनियल सेल यहाँ बनाया हुआ है रफली, जो पिछला स्ट्रक्चर में आप कंप्लीट देखे थे। ठीक है, तो डैनियल सेल में जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है वो कैसा है? सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे भी बनाया हुआ है, इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किससे बना हुआ होगा? ग्लास से। ठीक है, तो इट इज़ इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट ये रखेगा? इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रोलाइट आप भरोगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरोगे विथ अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पाउडर फॉर्म में रहता है, जिसको पेस्ट बनाने में आप यूज करते हो, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर के साथ मिक्स करके किस फॉर्म में लाना है? पेस्ट के फॉर्म में लाना है या सेमी सॉलिड फॉर्म में लाना है, और इसको सॉल्ट ब्रिज के अंदर भर देना है। ठीक है, तो याद रखेंगे इट इज़ इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विथ अगर इन सेमी सॉलिड फॉर्म। मतलब एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सेमी सॉलिड फॉर्म में भरोगे, और सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाने के लिए किस सब्सटेंस का यूज करोगे आप? अगर का। ठीक है, अब देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के एप्लीकेशन क्या है डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? इट मेक्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल। ये दोनों हाफ सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखेगा। तो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर दोनों हाफ सेल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना क्यों ज़रूरी है? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना क्यों ज़रूरी है इस बात को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था पिछला
डायग्राम में कि जिंक जो था ना वो Zn+2 में बदल रहा था। तो जैसे जैसे जिंक के एटम Zn+2 में बनेंगे तो इसके चारों तरफ कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिंक जब भी Zn+2 में बदलेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज जाने देगा? एनोड टू कैथोड मूवमेंट करने देगा? नहीं करने देगा। अगर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड मूव नहीं करेगा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अगर इस कंटेनर में देखा जाए रिडक्शन हाफ सेल में तो क्या हो रहा है कि Cr+2 कॉपर में बदल रहा है, मतलब सल्फेट आयन की संख्या बढ़ रहा है। सल्फेट आयन मतलब निगेटिव आयन, इस कंटेनर में माइनस चार्ज बढ़ रहा है। अगर माइनस चार्ज बढ़ेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा? नहीं आने देगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या हो रहा था? करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे वैसे एक कंटेनर चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव ना करे, और एक कंटेनर चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को आने ना दे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा? धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो सेल भी आपका डेड कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी आवश्यकता के लिए हमने क्या यूज़ किया है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होते हैं? अभी पढ़े थे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं KCl। KCl जब भी टूटेगा तो Cl- और K+ आयन देगा। अगर इस कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, तो ये कौन से आयन इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे? निगेटिव, और इस चार्ज को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। और इस हाफ सेल को हमेशा कैसे बनाए रखेंगे? न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल रखेगा तो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई या मोशन हमेशा एनोड से कैथोड बना रहेगा और करंट भी हमेशा रहेगा। और दूसरे कंटेनर में देखें तो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा? K+ आएगा और इसको न्यूट्रलाइज रखेगा। तो दोनों हाफ सेल अगर न्यूट्रल रहा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आसानी से एनोड से कैथोड फ्लो करेगा और करंट भी प्रोड्यूस होगा कैथोड टू एनोड। इसलिए दोनों हाफ सेल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना जरूरी है। तो पहला एप्लीकेशन हो गया सॉल्ट ब्रिज का। दूसरा एप्लीकेशन है इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। ये सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। तो जब भी आप सेल देखोगे, बैटरी देखोगे, तो बाहर से आपको सॉल्ट ब्रिज नज़र नहीं आएगा। जब उसका इंटरनल पार्ट में देखिएगा तो वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नज़र आएगा। तो इसका मतलब दोनों हाफ सेल को क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है, लेकिन कैसे? एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली। तो याद रखिएगा इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। अब तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मिनिमाइज जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल पहले क्या होता है इसको समझ जाते हैं। कभी आपने सेल देखा होगा तो ऐसा नहीं देखा होगा कि दो कंटेनर होंगे, बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा, फिर एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट करेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है किसी भी सेल का। सेल का एक ही कंटेनर होता है, बस उसको दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट को मान लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट को मान लेते हैं रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है? एनोड की तरफ कौन सा चार्ज बढ़ता है? धीरे धीरे पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और इस कंटेनर में कौन सा चार्ज बढ़ रहा था? निगेटिव। मतलब इस यहाँ पे कौन सा लेयर चढ़ेगा? निगेटिव का। और दोनों पॉजिटिव और निगेटिव के जो बाउंड्री पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल जनरेट होगा ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल का नाम क्या है? जंक्शन पोटेंशियल। याद रखेंगे जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? दो चार्ज के बीच में चार्ज सेपरेशन के कारण जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल का डायरेक्शन कहाँ से क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब इधर की ओर। और सेल का जो डायरेक्शन होता है पोटेंशियल का वो उल्टा होता है। तो क्या करेगा जंक्शन पोटेंशियल? सेल के एफिशिएंसी को घटाता है। जैसे अगर मान लेते हैं इस डायग्राम में देखा जाए तो सेल का जो पोटेंशियल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और जंक्शन पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा। जंक्शन पोटेंशियल इस डायरेक्शन में। तो जंक्शन पोटेंशियल क्या क्रिएट करेगा?
वो सेल के एफिशिएंसी को घटाने का काम करेगा। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जंक्शन पोटेंशियल को ही घटा करके सेल के एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो तीसरा एप्लीकेशन है मिनिमाइज जंक्शन पोटेंशियल एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल। अब आते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जैसा कि डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट ब्रिज में जो भी इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिंग। इनर्ट का मतलब क्या बोल सकते हो, नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग, है ना। मतलब वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट न करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना चाहिए नेचर, हाई कंडक्टिविटी, उसका कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, उसका मूवेबिलिटी, उसका मोशन भी हाई होना चाहिए। जैसे अगर इस कंपार्टमेंट को न्यूट्रल बनाना हो तो Cl माइनस आसानी से चला है इसके अंदर, ठीक है। अगर इसको न्यूट्रलाइज करना K प्लस आसानी से इस कंटेनर में आ सके तो मूवेबिलिटी और कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन का हाई होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेचर हो गया इलेक्ट्रोलाइट का। तो सॉल्ट ब्रिज का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, डिफिनीशन भी याद रखना है, साथ में इनका एप्लीकेशन भी याद रखना है और नेचर कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्ट ब्रिज में आप भरोगे, वो इनर्ट होना चाहिए और हाई कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी होना चाहिए कैटायन और एनायन का। नोट में कुछ बात याद रखना है ना। इन डैनियल सेल वी कैन यूज KCl, KNO3, K2SO4 एंड NH4Cl, है ना। अगर डैनियल सेल अगर बनाना है तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आप KCl, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, KNO3, K2SO4, NH4Cl आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। क्यों यूज कर सकते हो, देखो अगर मान लो अगर जिंक प्लस 2 से अगर Cl माइनस अगर रिएक्ट भी करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2। लेकिन जब तक ये सॉल्यूशन में रहेगा ना तो ये हाईली सोलूबल सॉल्ट होता है। कैसे सॉल्ट होगा, हाईली सोलूबल, है ना। अगर हाईली सोलूबल सॉल्ट है तो ये तुरंत किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Zn+2 और Cl माइनस में। तो अगर आपको अगर Zn+2 Cl माइनस से रिएक्ट भी करेगा तो ZnCl2 बनाएगा जो हाईली सोलूबल सॉल्ट है, और Zn+2 और Cl माइनस में फिर वापस से ब्रेक भी हो जाएगा। मतलब टोटली जो हुआ कोई रिएक्शन में चेंजिंग नहीं आया, इसलिए आप बोल सकते हो KCl इस सेल के लिए कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, इनर्ट होगा। और याद क्या रखना है, KCl और NaCl इज़ नॉट यूज इन केस ऑफ Ag+, Hg+2 और Pb+2। ये सारे कंपोनेंट जब भी अगर किसी सेल में रहते हैं तो आप NaCl और KCl को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर Ag+ रहता है वो Cl माइनस के साथ कंबाइन होकर के AgCl बनाएगा जो PPT का फॉर्मेशन करेगा। ये वापस फिर Ag+ और Cl माइनस में ब्रेक नहीं होगा। तो याद रखना है कि अगर Ag+, Hg+2 और Pb+2 है तो आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KCl और NaCl को यूज न करोगे, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं होगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन, है ना। सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमेशा लंबा डायग्राम बनाना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज जरूरी नहीं है ना। इसको शॉर्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग सेल रिप्रेजेंटेशन। और सेल का कैसे आप रिएक्शन लिखोगे ओवरऑल, है ना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का हमने लिखा था डैनियल सेल के लिए और रिडक्शन हाफ सेल का भी लिखा था, लेकिन ओवरऑल सेल का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए थोड़ा रफ आइडिया आपको दे देते हैं कि इधर साइड में, लेफ्ट साइड में आप एनोड में जो भी चेंजिंग होगा, एनोड में मतलब आप बोल सकते हो एनोड को आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हो। तो एनोड या ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो भी चेंजिंग आएगा उसको हम लोग किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और बीच में डबल एरो देंगे जो किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, सॉल्ट ब्रिज का। याद रखिएगा ये जो डबल एरो पैरेलल एरो है ना, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। और राइट साइड में किसके बारे में लिखेंगे, कैथोड के बारे में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन हाफ सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल।
ठीक है। तो याद रखना है कि इस सेल का रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एनोड में जो भी चेंजिंग होगा या ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो भी चेंजिंग होगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो भी रिडक्शन हाफ सेल या कैथोड में चेंजिंग होगा उसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे, और दोनों को सेपरेट करने के लिए एक पैरेलल लाइन खींच देंगे जिसका रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, सॉल्ट ब्रिज का। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं डैनियल सेल का, एनोड में क्या चेंजिंग होता था या ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या चेंजिंग होता था, आपको याद होना चाहिए। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता था, जिंक जो था ना सॉलिड फॉर्म में, रड के फॉर्म में था, वो किस में बदला था, Zn+2 में, और किस में आ गया था, सॉल्यूशन में, तो AQ लिख देंगे। ठीक है, तो एनोड पे क्या हुआ था, Zn+2 में बदला था और सिंगल एरो से इसको डिनोट किया गया, और बीच में क्या देंगे, डबल एरो जिसका रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, सॉल्ट ब्रिज का। और कैथोड में क्या रिएक्शन हुआ, Copper+2 कॉपर में बदला था, तो Copper+2 कहाँ पे था, सॉल्यूशन के अंदर, तो AQ लिख देंगे, और बीच में एक सेपरेशन दे देंगे, और किस में बदला था, कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एनोड में जो चेंजिंग होगा उसको लेफ्ट साइड में, बीच में डबल लाइन, पैरेलल डबल लाइन जिसका सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, और जो कैथोड या रिडक्शन हाफ सेल में जो होगा चेंजिंग उसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। अब हम लोग सेल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल रिएक्शन क्या होता है, तो सेल दो पार्ट में बंटता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। तो सेल रिएक्शन भी क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रिडक्शन होगा और रिडक्शन हाफ सेल में रिएक्शन होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो सेल रिएक्शन देख लीजिए क्या होगा, सेल रिएक्शन एक लिखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है ना, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो रिएक्शन होगा उसको आप जोड़ दोगे किसके साथ, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन के साथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रूप में डैनियल सेल का ही यूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होता था, याद करो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होता था, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में था वो Zn+2 में बदल करके सॉल्यूशन में चला जाता था और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और रिडक्शन हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, Copper+2 जो सॉल्यूशन के अंदर था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड में बदलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन एक कंडीशन याद रखना है, यहाँ पे नोट लिख दे रहे हैं, आपको याद रखना है कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था, है ना। अब देखिएगा नोट में लिख दे रहे हैं, नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, है ना। सेल रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एडिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो Zn सॉलिड प्लस Copper+2 AQ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में Zn+2 AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर सॉलिड, तो इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, जो आपको यहाँ पर बताया गया था कि नो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन में बचा, दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेल रिएक्शन। एक क्वेश्चन करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन से रिलेटेड, है ना। एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और हमको सेल रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, बीच में डबल एरो का मतलब समझ में आ रहा होगा कि सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो भी बात होता है वो किसका होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, किसका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, और राइट साइड में किसका रिएक्शन होता है, और रिडक्शन हाफ सेल का। तो यहाँ पर लिख देते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है,
अब सेल रिप्रेजेंटेशन से हमको क्या लिखना है, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहले तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन लिखेंगे, फिर रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं पहले, है ना। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में क्या आपको है, जो आयरन है वो किस में बदल रहा है, आयरन +2 में बदल रहा है। मतलब Fe जो है वो सॉलिड फॉर्म से किस में बदल रहा है, Fe+2 में, और सॉल्यूशन में चला जा रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि Fe अगर Fe+2 में बदलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन का लूज है इसलिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी। दूसरा हमारा क्या है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में क्या करना है, पहले तो चेंजिंग देखो, Ag+ चेंज कर रहा है किसमें, Ag में, तो लिखते हैं Ag+, है ना, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो Ag+ अपने आप Ag में तो नहीं बदलेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो लेना पड़ेगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन लिया और किस में बदल गया, Ag सॉलिड में, ठीक है। तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में डबल एरो सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, इधर में ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में बात होती है और इधर में रिडक्शन हाफ सेल के बारे में बात होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो भी आपको दिया हुआ था सिंबॉलिक फॉर्म में उसको हमने रिएक्शन फॉर्म में लिख दिया, और रिडक्शन हाफ सेल में भी जो भी दिया हुआ था उसको भी हमने रिएक्शन फॉर्म में लिख दिया। और ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, सेल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन सेल रिएक्शन लिखने से पहले एक बात हमने नोट में लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन बचने नहीं चाहिए थे सेल रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। कैसे, अगर इधर साइड में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आएगा, तो दोनों तो कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इस रिएक्शन को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए Fe सॉलिड प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2Ag + Aq, साथ में इलेक्ट्रॉन एक है, 2 से गुना होगा तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इधर देखो Fe + 2 Aq प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, अब प्लस में 2 से गुना होगा तो Ag सॉलिड हो जाएगा। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बोर्ड पे आपके लिखे हुए हैं, और एक क्वेश्चन आपको घर पे बनाना है, और जिन लोगों से बन जाएगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मैसेज कर सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ें, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल के बारे में पढ़ें, सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन के बारे में पढ़ें। अब कल के लेक्चर में हम लोग, या नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।